I hope all of you have written your answer by now. So let's look at the model answer of these questions. Such answers are also not the perfect answers, but they can set the benchmark that your answer must look like more or less the same. It basically means that standard of your answer should not be below than the model answer standard. I hope you are getting the point. Let's look at the answers. आज का GS1 का क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप मैंग्रोव्स के बारे में बताकर कर सकते हैं। मैंग्रोव्स ऐसी वेजिटेशन है जो सॉल्ट टॉलरेंट होती है, मतलब नमक जैसे खारे पानी के अंदर भी अच्छे से फल फूल सकती है। इसे रिवर्स और एस्चुरीज के इंटरटाइडल रीजन के अंदर देखा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए एस्चुरीज क्या है। और वैसे भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपना बेसिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स करने के बाद ही इसे अटेम्प्ट करें, और वो अगर अभी नहीं है तो सेपरेट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के अंदर इस क्वेश्चन को अलग से ऐड कर दिया जाएगा। तो आप जब भी कंप्लीट करें अपना सिलेबस, तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। फिर लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ नाम दे देना, स्पेशली जियोग्राफी रिलेटेड आंसर्स के अंदर। तो हम बताएंगे गंगा के पास सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट भितरकनिका ओडिशा के अंदर है। हमने लोकेशन बताकर आंसर को थोड़ा इम्प्रेसिव बनाया, लेकिन अब इसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें मैप का यूज करना चाहिए। अब अगर किसी लोकेशन को स्पेसिफिक नहीं पता है तो जो स्पेसिफिक पता है आप उसे लिख देंगे, लेकिन दूसरी लोकेशन को आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, पर गलत मार्क नहीं करना है। और अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो आप उसे सिर्फ मार्क करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदाजे से नाम भी गलत नहीं लिखने हैं। आगे मेन बॉडी के अंदर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। हम सबसे पहले डिप्लीशन के कॉजेज बता सकते हैं। सबसे पहला कॉज तो यही है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटा जाता है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए। उसका रिजल्ट आज ये है कि हर साल 2 से 8% तक मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर डिप्लीशन देखा जा रहा है। फिर ओवर हार्वेस्टिंग, लकड़ी लेने के लिए इनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इसी तरह के दूसरे रीजन जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए वुड की जरूरत होती है, पल्प प्रोडक्शन, चारकोल प्रोडक्शन, एनिमल फॉडर। फिर रिवर्स के ऊपर डैम बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो अमाउंट है वाटर का, पानी का, वो रिड्यूस हो जाता है, और सेडिमेंट्स जो रिवर के साथ ही बहते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट तक पहुंचने से रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेलिनिटी लेवल होता है उधर के पानी का, मैंग्रोव के फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं उनके अंदर बदलाव आता है। फिर कोरल रीफ्स जो होते हैं वो समुद्र की जो बहुत स्ट्रॉन्ग लहरें होती हैं, करंट्स होते हैं, उनके खिलाफ एक पहले बैरियर की तरह काम करते हैं। अब जैसे कि उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है तो समुद्र की जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो अंदर मैंग्रोव जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से मैंग्रोव ग्रो कर पाते हैं वो फाइन सेडिमेंट्स वहाँ से बह जाते हैं, विच अल्टीमेटली लीड टू द डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव। फिर हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स, डोमेस्टिक सीवेज आता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को बहाया जाता है रिवर्स के थ्रू, जिसकी वजह से अगेन मैंग्रोव्स को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और लास्टली हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी लो रेनफॉल होती है, कभी हायर होती है। हमारा ग्लोबल क्लाइमेट भी, उसका भी टेम्परेचर चेंज होना, यह सब मैंग्रोव फॉरेस्ट के सर्वाइवल के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्वेश्चन के आगे की डिमांड के अकॉर्डिंग हम मैंग्रोव की क्या इंपॉर्टेंस है उसे बताएंगे। मैंग्रोव मोस्ट प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो कि कम्प्लीटली नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिसोर्स कैसे, या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल सुंदरबन में अराउंड 30 मैंग्रोव प्लांट स्पीशीज हैं। अब इसकी वजह से ये इकोलॉजिकल नीचे की तरह भी काम करता है, मतलब ये बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में सपोर्ट करता है, जैसे कि उनकी ब्रीडिंग में, फीडिंग में, और साथ में फिशेस को भी तरह का नर्सरी ग्राउंड फाइट कराता है। मैंग्रोव्स वाटर फिल्टर और प्यूरिफायर की तरह भी काम करते हैं। जब रिवर और फ्लड प्लेन से पानी ओशियन की तरफ बहता है तो मैंग्रोव्स बहुत सारे सेडिमेंट्स को फिल्टर कर देते हैं, कोस्टल इकोलॉजी प्रोटेक्ट हो जाती है। मैंग्रोव शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह भी काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था समुद्र में कभी कभी बहुत तेज लहरें आती हैं, हाई टाइड भी होता है।
आई होप आपको पता होगा बेसिक ज्योग्राफी, और वैसे भी आई सजेस्ट यू कि एक बार टॉपिक हो जाए आपका स्टैटिक ज्योग्राफी का तो आप इस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें, या फिर उस टॉपिक को पूरा पढ़ लें और फिर अटेम्प्ट करें, जिससे कि कंसेप्ट आपका लर्न, रिवाइज और फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम बात कर रहे थे जब स्ट्रॉन्ग लहरें आती हैं या फिर डिजास्टर जैसी सिचुएशन आती है, साइक्लोन या सुनामी जैसी, तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो बैरियर की तरह काम करते हैं, वो मैंग्रोव होते हैं, और इनकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स पर कम असर पड़ता है। फाइनली हम इसका कंक्लूजन दे सकते हैं, मैंग्रोव्स की इतनी इम्पोर्टेंस देखकर कोस्टल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। जिस भी तरह का साइंटिफिक मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन मस्ट है अगर इनका कंजर्व करना है, इनको मैनेज करना है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत प्रीशियस है, का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस तरह से इसके आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम ओवरऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बता के दे सकते हैं, और आगे हम क्या लिखने वाले हैं उसका ओवरव्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल प्लानिंग, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था इसे। इसकी वजह से इसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने 73rd 74th अमेंडमेंट इस तरह से लिखा है, तो ये कीवर्ड्स हुए, इन्हें अंडरलाइन करेंगे, और GS2 के अंदर जितना आर्टिकल रिलेटेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड चीज़ें हम लिख सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो इसके अंदर हम ओवरव्यू देंगे कि इट हैज़ नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटेशन। या तो इसके अंदर थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन एलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन बाहर बॉडी के अंदर ही देंगे। ऐसे ही फिर मेन बॉडी की शुरुआत क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले LSG की सक्सेस बताएंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से अप्रॉक्स 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक और जनरल टिप, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड अपने आप में बता रहा है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बहुत एक्सप्लेन करके लिखते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो लिखिए, और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो लिखिए। लेकिन जब आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, लिमिटेड टाइम है, तो आप ब्रीफली सभी चीजें मेंशन करेंगे रादर देन एक्सप्लेनिंग देम इन टू मच डिटेल। अगले पॉइंट की बात करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शंस को वाइडर रिप्रेजेंटेशन मिला, और हमारा वल्नरेबल सेक्शन विमेन का, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिला। फिर लोकल पॉपुलेशन की नीड के अकॉर्डिंग एक एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जा सकती है इसकी वजह से। फिर इसके अंदर रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है, जिसकी वजह से मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, हमारे SCs और STs और विमेन, उन्हें रिजर्वेशन मिलता है और वो रिप्रेजेंट हो पाते हैं। इसके थ्रू ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता है। रीजनल लेवल के लोगों को ज़्यादा आइडिया होता है कि उनकी नीड्स क्या है और एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। तो यह एक तरह का बॉटम अप अप्रोच है, जिसके थ्रू प्लान्स को नीचे लेवल पर बनाया जाता है और एग्जीक्यूट भी किया जाता है। फिर क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम शॉर्टकमिंग्स देंगे LSG की। सबसे पहले फंक्शंस की बात करेंगे, और थ्रू आउट अगर आपको कोई भी आर्टिकल, कोई भी शेड्यूल आपको याद आता है तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हाईली सजेस्टेड है कि आप ऐसा करें। तो शॉर्टकमिंग्स के अंदर सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर पावर का डिवोल्यूशन जो होता है, या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती है, वो पुअर है और अनइवन है। फिर फाइनेंस की बात करेंगे। यहाँ पे फंड्स जो लोकल बॉडीज के पास आते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जिनकी वजह से वह अपना प्रॉपर काम पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो मेजर टैक्सेस होते हैं स्टेट जानकर अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से इनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं होते हैं। फिर फंक्शनरीज के अंदर भी शॉर्टकमिंग्स होते हैं, लिमिटेड पर्सनल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर वर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फाइनली हम बता सकते हैं कि इनके पास लिमिटेड पावर होती है, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट्स के पास मैंडेट होता है कि वो कितनी पावर लोकल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, और स्टेट उन्हें मेजर पावर से डिप्राइव रखते हैं। फिर उसके बाद हम मेजर्स बताएंगे, क्योंकि ये भी एक डिमांड है क्वेश्चन की। सोर्स लिख सकते हैं सेकेंड ARC, इससे आंसर थोड़ा जनरल से हटकर स्पेशलाइज्ड लगेगा। लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, और उनके सब्जेक्ट्स भी। स्टेट फाइनेंस कमीशन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव और इस तरह के ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स बनाने चाहिए।
जिसके थ्रू फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और डिवोल्यूशन हो सके प्रॉपरली। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के ऊपर तो काम होना ही चाहिए, और साथ में इंडिविजुअल लेवल पर उनकी स्किल्स को भी अपग्रेड करना चाहिए। फिर अभी जैसे 5th और 6th शेड्यूल स्टेट्स हैं, उनके अंदर गवर्नेंस की ज़्यादा ऑटोनॉमी है। इसी तरह की ऑटोनॉमी, इसी तरीके के कुछ प्रोविजन दूसरे स्टेट्स के अंदर भी एक्सटेंड करने चाहिए। फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस एक्शन कैन बी प्रोवाइडेड। एंड फिर हम लिख सकते हैं चेक डमी कैंडिडेसी। नेपोटिज्म और इस तरह की चीज़ों को हटाते हुए डमी कैंडिडेसी पर चेक रखना चाहिए। मतलब लोकल बॉडीज़ के अंदर ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो उसी सेम फैमिली के अंदर से बिलोंग करते हैं और वही पूरे लोकल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते रहते हैं। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, विमेन के नाम पर उनके पीछे कोई ना कोई मेल हेड एक्शंस ले रहा होता है, तो इस चीज़ पर चेक रखना चाहिए। फाइनली आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, बैलेंस्ड आंसर लिख सकते हैं इसका। इंडिया के अंदर ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनिट्रेशन करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक मेजर स्टेप रहा है। हो सकता है कि इसने अभी अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल ना किया हो, स्टिल इसे फेलियर नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रूरल एरियाज़ के लिए। इस तरह से यह आंसर आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी बेहतर पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।